हेलो एवरीवन। ये नया टॉपिक है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। इसमें आपको मैं चैप्टर एक्सप्लेन करूँगा पूरा 21 मिनट्स में। सो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। जब इस चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो फर्स्टली चीज़ क्या आती है हमारे पास, वो आती है टेम्परेचर। व्हाट इज़ टेम्परेचर? टेम्परेचर क्या है इसकी पहले डेफिनेशन लिख लो, फिर समझते हैं क्या है। टेम्परेचर इज़ अ मेजर ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। समझिए, मतलब कोई ऑब्जेक्ट कितना गर्म है या कितना ठंडा है उसे नापने के लिए जो जो चीज़ मतलब उसकी रीडिंग देती है उसे कहते हैं टेम्परेचर। जैसे एक गर्म बर्तन हो लिया, उसके पास है हाई टेम्परेचर, और जैसी एक आइस होगी, आइस की क्यूब, उसके पास है लो टेम्परेचर। कैसे पता लगा? ये तो कॉमन सेंस की बात है, हम शुरू से यही पढ़ते हुए आ रहे हैं। और जो ऑब्जेक्ट्स के पास हायर टेम्परेचर है वो होटर कहा जाएगा दूसरे के रेस्पेक्ट में। जैसे इसमें से बताओ, वो गर्म बर्तन ज़्यादा गर्म है या आइस क्यूब? गर्म बर्तन है ऑब्वियसली। और जैसे ही इसमें आप देख सकते हो, कोई ग्लास में गर्म पानी होता है या एक कप में सर्दियों के टाइम पे या गर्मी ले लो, कोई आप बर्फ़ की वो रख दी बाहर, वो लिक्विड में चेंज हो जाएगी। और आपने वो ना कप कप में चाय रहती है, उसे आप ऊपर उसमें रख दो, उसमें भी हीट लॉस हो जाएगी, वो भी ठंडी हो जाएगी। क्यों होती है ये? कोई आंसर इसके पास? ये टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से होती है, और हीट हो गेन लॉस हो जाती है। और जो टेम्परेचर है वो मेजर होता है डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन। केल्विन ऐसा यूनिट है। अब दूसरा है हीट। हीट क्या है? हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी ट्रांसफर बिटवीन टू सिस्टम व वर्च्यू ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस। समझे? मतलब टेम एक हीट एक टाइप की एनर्जी है जो बहती है दो सिस्टमों के बीच में या दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में, जब इन दोनों के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस हो, मतलब दोनों का टेम्परेचर अलग हो। और इसकी ऐसा यूनिट है जूल। और आप पढ़ो मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। अगर बुक के हिसाब से देखो ये 11.3 टॉपिक है। ऐसे मैं टॉपिक कवर करूंगा एनसीईआरटी की बुक से। स्टार्ट। टेम्परेचर इज मेजर बाय यूजिंग अ थर्मोमीटर। जो हम टेम्परेचर मेजर करते तो बता रहा था डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस मेजरमेंट, वो थर्मोमीटर्स होता है, उसकी रीडिंग आ जाती है, जिसकी वजह से हमें पता लग पाता है कि एक्यूरेट। और इसकी दो फिक्स पॉइंट बना रखे रेफरेंस पॉइंट के, उसके हिसाब से बताएंगे कि तुम हॉट हो या कोल्ड। अब के पहले टाइम में ये मरकरी और एल्कोहलिक थर्मोमीटर यूज होते थे, अब तो वही इलेक्ट्रिक वाले यूज होते हैं। और इसकी जो है ना बताई थी, फॉर द डेफिनेशन ऑफ एनी स्टैंडर्ड स्केल टू फिक्स रेफरेंस पॉइंट आर नीडेड, कहा था ना। मतलब 2 पॉइंट चाहिए। जैसे हम सेल्सियस वाले उसमें देखा तो एक होता है 0 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री पे फ्रीजिंग पॉइंट है, 100 डिग्री पे बॉइलिंग पॉइंट है, ऐसी है ये। और जो आइस पॉइंट एंड स्टीम पॉइंट ऑफ वाटर आर टू कन्वीनियंस फिक्स पॉइंट आर नोन एज फ्रीजिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मैंने बताया था आपको 0 डिग्री और 100 डिग्री सेल्सियस। और वैसे केल्विन में अलग होगा, फ़ारेनहाइट में अलग होगा इनकी डिग्री मेजर की। ये 3 टाइप की स्केल्स हैं। जो प्योर वाटर है वो फ्रीज हो जाता है, और जो बॉयल वाटर है वो वो बॉयल हो जाता है। मतलब जो प्योर वाटर है वो फ्रीज भी हो जाता है, बॉयल भी हो जाता है कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे। जैसे आप एक 3 स्केल्स देख सकते हो। जैसे 3 स्केल्स हैं, जैसे फ़ारेनहाइट स्केल, सेल्सियस स्केल और केल्विन स्केल। इसमें फ़ारेनहाइट स्केल पे जो 0 डिग्री होता है फ्रीजिंग पॉइंट, वो है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, और केल्विन पर 273 केल्विन, और वैसे ही इनका बॉइलिंग पॉइंट है। फ़ारेनहाइट स्केल का 211 डिग्री फ़ारेनहाइट, और सेल्सियस का तो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। केल्विन का 373 केल्विन। अब देखो इनका कन्वर्जन का रिलेशन क्या है, मतलब फ़ारेनहाइट से सेल्सियस, सेल्सियस से फ़ारेनहाइट, केल्विन से। जो फ़ारेनहाइट, अगर हमारे पास सेल्सियस गिवन है, मतलब टेम्परेचर सेल्सियस में, उसे फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए फॉर्मूला है 9 × डिग्री सेल्सियस/5 + 32। और केल्विन का ये है डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15। इसमें आप टेबल में देख सकते हो अलग अलग टाइप की कन्वर्जन है। ये आते हैं इसके क्वेश्चन एग्जाम्पल्स में, मतलब एग्जाम्स में कर सकते हो। अब जो 11.4 टॉपिक है वो है आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन क्या है? पहले से पहले समझो बॉयल्स लॉ क्या है। बॉयल्स लॉ प्रेशर वॉल्यूम रिलेशन को भी कहते हैं। इसके हिसाब से कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो वॉल्यूम होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी प्रेशर के, या प्रेशर होगा वो डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा 1/वॉल्यूम के। सॉरी, वो इन्वर्सली होता है। वॉल्यूम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एंड वॉल्यूम प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। और जब हम इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाएंगे कांस्टेंट आ जाएगा के, और वो कांस्टेंट को साइड में रख के पी वी एक साथ हो जाएंगे, उसे P1 × V1 = P2 V2। और जो ये एट कांस्टेंट टेम्परेचर होता है इसे आइसोथर्मल भी कहते हैं। अब जो चार्ल्स लॉ क्या है? टेम्परेचर वॉल्यूम रिलेशन को भी कहते हैं चार्ल्स लॉ। इसके हिसाब से एट कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। मतलब
जो जितना वॉल्यूम होगी, टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ाओगे तो वॉल्यूम एक्सपेंड हो जाएगी। और जैसे ही प्रोपोर्शनल साइन को हटाएंगे उसका एक कॉन्स्टेंट आ जाएगा के को एक साइड ले लो, पी वाई टी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट है। इसे एक और तरीके से लिख सकते हैं जैसे पी वन बाई टी टू इक्वल्स टू पी टू बाई टी टू। और जो कॉन्स्टेंट प्रेशर होते हैं इस टाइप की स्टेज को कहते हैं आइसोबार। अब समझते हैं जो तीसरा वो है अवगाद्रो लॉ, वॉल्यूम अमाउंट रिलेशनशिप। इसमें क्या है, इसमें दो टाइप का है, एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, जो मैंने ईटा से डिनोट करा है। और जब प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे वो हो जाएगा के इंटू ईटा। इसे सर ले जाओ, या पहले ईटा के काट लो। ईटा कैसे काटते हैं, गिवन मास बाय मोलिकुलर मास, नंबर ऑफ मोल्स रहते हैं। और अब जानो आइडियल गैस क्या है। आइडियल गैस वो है जो इन सारे तीनों लोगों को फॉलो करती है, बट रियलिटी में बस कोई अलग टाइप की गैस होती है जिसकी मतलब लो कंप्रेसिबिलिटी, लो डेंसिटी, ये फॉलो करते हैं। वरना रियल में कोई गैस एग्जिस्ट नहीं करती है ऐसी जो तीनों लॉ को फॉलो करे। एक ना एक में तो हमेशा वो डिस्टिंग्विश करती है, जिसकी वजह से इसे कहना मुश्किल है। ये बस आइडियल के लिए है, ये भी तो आइडियल नाम है। और जो इस रिलेशन को कहते हैं इन सारों के बीच में, उसे आइडियल गैस लॉ कहते हैं। और जैसा अब इसकी इक्वेशन लिखते हैं हो जाएगा। पहले सबसे शुरू में जो बॉयल्स लॉ बताया था, जैसे वॉल्यूम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, और दूसरे में चार्ल्स लॉ में वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, और फिर एवोगाड्रो लॉ में वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईटा। इन सारों को एक साथ लिख देंगे हो जाएगा ईटा इंटू टेम्परेचर बाय प्रेशर, कॉन्स्टेंट हटाएंगे हो जाएगा पी वी इक्वल्स टू एन आर टी बाई पी, और आर कॉन्स्टेंट है। और फिर इसे ऐसा लिख सकते हैं पी वी इक्वल्स टू एन आर टी, आर की वैल्यू होती है 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन। बस अब दूसरे पर मूव आउट करते हैं इसी 11.4 के। एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या है, एट -273.15 डिग्री सेल्सियस और 0 केल्विन इज रेफर टू एज एब्सोल्यूट जीरो। हाँ बस यही है, इसमें 0 केल्विन को ही कहते हैं एब्सोल्यूट जीरो। अब जानो थर्मल एक्सपेंशन क्या है, ये नेक्स्ट टॉपिक है। इंक्रीज इन अ डायमेंशन ऑफ अ बॉडी ड्यू टू इंक्रीज इन इट्स टेम्परेचर इज कॉल्ड थर्मल एक्सपेंशन। इसके ये हो गए थर्मल एक्सपेंशन। अब इसके पार्ट्स पढ़ेंगे कि क्या क्या होते हैं। जैसे पहले इसमें समझो क्या है, मतलब जब किसी ऑब्जेक्ट को हीट करते हैं उसमें जो चेंजेस आते हैं उसे कहते हैं थर्मल एक्सपेंशंस। और अब जनरल थर्मल एक्सपेंशन के टाइप कौन कौन से हैं, एक तो लीनियर एक्सपेंशन है, दूसरा एरिया एक्सपेंशन है, तीसरा मतलब थर्ड है वॉल्यूम एक्सपेंशन। और जो ये लीनियर एक्सपेंशन है, एरिया एक्सपेंशन है, वॉल्यूम एक्सपेंशन है, इन्हें भी डिस्टिंग्विश करेंगे, मतलब इन्हें भी डिस्क्राइब करेंगे। जो पहला करते हैं वो है लीनियर एक्सपेंशन। लीनियर एक्सपेंशन क्या है, द एक्सपेंशन इन लेंथ और चेंज इन वन डायमेंशन ड्यू टू हीट इज नोन एज लीनियर एक्सपेंशन। इसकी डेफिनेशन आप खुद भी लिख सकते हो, बस समझो कि जब किसी ऑब्जेक्ट या किसी रोड को हम हीट अप करते हैं उसमें जो स्टेट की चेंज होती है वो, और जो इसका ये फॉर्मूला हो जाता है वो हो जाएगा डेल एल बाई एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल टी। और जब इसे प्रोपोर्शनल साइन को हटाएंगे एक अल्फा आ जाएगा जो है कांस्टेंट रहेगा या कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। अब ये जो साइड में आप फॉर्मूला देख सकते हो बिल्कुल सेम है, और यहाँ कुछ मटेरियल की ये वैल्यू है अल्फा की, देख सकते हो आप। ये कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन की है, लीनियर एक्सपेंशन की है, ठीक है। अब मूव आउट करते हैं अपने नेक्स्ट वाले टॉपिक पे, मतलब लास्ट वाले पार्ट पे जो इसमें था एरिया एक्सपेंशन। मतलब ये भी सेम है, बस एरिया आ जाएगा। एक्सपेंशन इन एरिया ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर और चेंज इन टू डायमेंशंस, मतलब जो टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे उसमें दो चीज़ों में लेंथ और ब्रेथ में चेंज आएगी, उसे कहते हैं एरिया एक्सपेंशन। और इसका भी फॉर्मूला हो जाएगा डेल ए बाई ए इक्वल्स टू बीटा इंटू डेल्टा टी। यहाँ जो कॉन्स्टेंट है वो है बीटा, कोफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन। और जो बीटा होता है वो 2 × अल्फा के इक्वल होता है, मतलब वो लीनियर एक्सपेंशन वाले के। और ये आप इसे फॉर्मूला देख सकते हो अगर समझ में नहीं आया तो डायग्राम में। अब जो है इसमें बी बताया था मैंने कोफिशिएंट है। अब जो तीसरा हो जाता है वो है वॉल्यूम एक्सपेंशन। वॉल्यूम एक्सपेंशन भी सेम ही है, उसमें भी 3 हो जाते हैं। एक्सपेंशन इन वॉल्यूम और चेंज इन 3 डायमेंशंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वॉल्यूम एक्सपेंशन। मतलब लेंथ ब्रेथ और हाइट में जब चेंज आता है, किसी ऑब्जेक्ट को हीट करते हैं उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं, उसे कहते हैं वॉल्यूम एक्सपेंशन। इसका फॉर्मूला हो जाएगा डेल वी बाई वी इक्वल्स टू 3 अल्फा इंटू डेल्टा टी। मतलब इसमें जिसका कांस्टेंट होगा, मतलब कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, वो जो लीनियर एक्सपेंशन के 3 गुना होगा, मतलब 3a जब भी तो आया। और आप फॉर्मूला में देख सकते हो। अब देखो एनोमोलस बिहेवियर ऑफ वाटर। वाटर एनोमोलस बिहेवियर क्या शो करता है, इसके पहले जान लो। वाटर कॉन्टैक्ट ऑन हीटिंग बिटवीन 0 डिग्री सेल्सियस एंड 4 डिग्री सेल्सियस। मतलब जो वाटर है वो कंतरत हो जाता है
या कॉन्ट्रैक्ट 0 डिग्री से 4 डिग्री सेल्सियस पे, और जो वॉल्यूम है उस अमाउंट की वाटर की वो डिक्रीज हो जाए जब वो कूल करा जाए रूम टेम्परेचर पे, और जब तक का वो 4 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाए। और जब वाटर की जो मैक्सिमम डेंसिटी हम लेते हैं वो 10⁻³ kg/m³ वो 4 डिग्री सेल्सियस की होती है। और जैसे ही आपने देखा होगा एनिमल्स बिहेवियर की वजह से एक्वेटिक लाइफ ठंड में जिंदा रहती है, मतलब ऐसा रहता है कि जैसे ऊपर की वो ठंडी होती रहती है वो हैवी होकर बॉटम में जा लेती है, और जो बॉटम की जो गर्म गर्म रहती है मतलब वो एयर का जो फ्लूइड होता है लिक्विड उसका टेम्परेचर सही होता है, जिसकी वजह से वो ऐसी प्रोसेस चलती रहती है ऊपर नीचे वो मैरीन लाइन सर्वाइव कर पाती है। अब नाउ थर्मल स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस विच इज इंड्यूस इन अ बॉडी ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर इज कॉल्ड थर्मल स्ट्रेस। पहले स्ट्रेस करता है, फोर्स बाय एरिया होता है, ये तो नॉर्मल सी है। और जब ऐसी जो स्ट्रेस है ये प्रोड्यूस होती है टेम्परेचर चेंज की वजह से, उसे कहते हैं थर्मल स्ट्रेस। और इसका फॉर्मूला होता है यंग्स मॉडुलस इंटू अल्फा इंटू डेल्टा T/2। और जो अब जानना स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड बाय द बॉडी टू इंक्रीज इट्स टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन इज कॉल्ड इट्स हीट कैपेसिटी। हाँ, ये हीट कैपेसिटी है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कांस्टेंट है, मैं पहले बता रहा हूँ। पहले हीट कैपेसिटी समझो, मतलब जितनी हीट एक ऑब्जेक्ट को चाहिए अपनी टेम्परेचर बढ़ाने के लिए 1 डिग्री सेल्सियस से, उसे कहते हैं हीट कैपेसिटी। और इसकी मतलब ऐसा यूनिट है जूल पर kg/केल्विन और जूल पर kg/डिग्री सेल्सियस। अब जनरल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है? अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ द सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। मतलब जितनी हीट एक मतलब टेम्परेचर राइज करके उसे जितनी हीट चाहिए 1 ग्राम सब्सटेंस को हीट अप करने के लिए 1 डिग्री सेल्सियस के। इसमें देख सकते हो अगर हम मास के टर्म में बात करते हैं वो हो जाएगा डेल्टा Q इक्वल्स टू M इंटू S इंटू डेल्टा T। और जब हम मोल्स के टर्म में बात करते हैं तो इसका फॉर्मूला हो जाता है डेल्टा Q इक्वल्स टू मतलब हीट इक्वल्स टू म्यू इंटू S इंटू डेल्टा T। और जो है S है दोनों टर्म्स में यूज़ कराया हुआ है मोलर। अगर मोल्स के टर्म में बात करें वो है मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, अगर मास के टर्म में बात करते तो वो है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। यही है वो जो मैं बता रहा था मैं। और अब है मोलिकुलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर क्या रहेगा? व्हेन गैस इज हेल्ड अंडर कांस्टेंट प्रेशर ड्यूरिंग हीट ट्रांसफर, मतलब जब ट्रांसफर ऑफ हीट हो रहा था उस टाइम पर कांस्टेंट प्रेशर रख दिया, मतलब प्रेशर कोई चेंज ही नहीं हो रहा, नेट प्रेशर 0 रहेगा। और फिर उसके बाद जो होगा आप देख सकते हो कि जैसे ही फिक्स रखेंगे हम तो गैस है उसे मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहेंगे एट कांस्टेंट प्रेशर, और उसे डिनोट करेंगे CP से। अब जो ना कैलोरीमेट्री क्या है? इट मीन्स मेजरमेंट ऑफ हीट, मतलब हीट को मेजर करने के लिए। व्हेन अ बॉडी एट हायर टेम्परेचर इज ब्रॉट इन कांटेक्ट विद अनदर बॉडी एट लोअर टेम्परेचर, मतलब एक बॉडी जिसके पास हायर टेम्परेचर मतलब उसका 50 से ऊपर टेम्परेचर मान लो, और एक बॉडी जिसका मतलब 10 डिग्री सेल्सियस है, उसमें क्या होगा जो हीट वो जो हायर लेवल पे थी मतलब हायर टेम्परेचर जिस बॉडी का वो लॉस करेगी वो उसके इक्वल होगा जितना उस ठंडी बॉडी ने गेन करा। और ये प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री है कि हीट गेन इक्वल्स टू हीट लॉस, मतलब हीट लॉस इक्वल्स टू हीट गेन। अब कैलोरीमीटर क्या है? कैलोरीमीटर क्या है? डिवाइस जो यूज़ होता है ना इसे नापने के लिए कि कितना हीट लॉस हुआ कितना गेन हुआ, उसे कहते हैं कैलोरीमीटर। अब चेंज ऑफ स्टेट देखो, चेंज ऑफ स्टेट क्या है? पहले स्टेट कितने टाइप के हमें गिवन है, मतलब सॉलिड लिक्विड गैस है पर होती है अभी तक 5 है, जैसे प्लाज्मा और बोनस आइंस्टाइन भी है। और जो अब पढ़ो जो इनके चेंजेस होते हैं आपस में उसे कहते हैं चेंज ऑफ स्टेट। अ ट्रांजिशन फ्रॉम वन ऑफ दिस स्टेट टू अनदर इज कॉल्ड चेंज ऑफ स्टेट। मतलब सॉलिड से लिक्विड में, लिक्विड से गैस में, और वैसे फिर गैस से लिक्विड में, लिक्विड से सॉलिड में, इन आपस में कन्वर्जन को ही कहते हैं चेंज ऑफ स्टेट। इसमें अलग अलग टाइप की हैं, जैसे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, फ्यूजन, अलग अलग टाइप की। अब मैं एक्सप्लेन करूँगा। जैसे अगर हम सॉलिड से लिक्विड जाते हैं, सॉलिड से लिक्विड जाते हैं उस टाइम चाहिए हमें मेल्टिंग, और फिर लिक्विड से सॉलिड आते हैं उस टाइम चाहिए हमें फ्रीजिंग, और जब हम लिक्विड से गैस में जाते हैं तो उस टाइम चाहिए एवेपोरेशन, और जब गैस से लिक्विड में आते हैं उस टाइम चाहिए हमें कंडेंसेशन, और जब गैस से हम उल्टा सॉलिड में आते हैं जब चाहिए डिपोजिशन, और जब सॉलिड से डायरेक्टली गैस में जाते हैं उसे कहते हैं सब्लिमेशन। ये टर्म्स तो आपको याद ही होंगी, ये बच्चों वाली टर्म्स है, बस इसमें बता देता हूँ मैं। जैसे एक का बताऊँ सब्लिमेशन का, जैसे चेंज इन स्टेट ऑफ सॉलिड डायरेक्टली टू द गैस, दिस प्रोसेस इज नोन एज सब्लिमेशन। ऐसी सारी प्रोसेस हो जाएंगी, इसमें ज़्यादा मतलब डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है, ये बेसिक है। मैं ऐसा सही बताऊँ तो आपको पता ही होगा, ये कई सारी हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं ये। और जैसे गैस, लिक्विड और सॉलिड्स है, इनके पास मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन रहता है जिसकी वजह से हीट अप होने के बाद जैसे सॉलिड्स है
उसके वो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो टाइटली पैक्ड रहते हैं, जब उसमें हीट करे जाते हैं वो थोड़ा एक्सपेंड हो जाते हैं, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल्स थोड़े थोड़े आपस में इधर उधर हो जाए, थोड़ी गैप बन जाए, जिससे वो लिक्विड में हो जाए। जब और ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ा वो गैसेज बन जाए, मतलब उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो हर पार्ट में इक्वली डिवाइड नहीं होते हैं, वो कहीं ज़्यादा हो जाए, मतलब हल्के हल्के डॉट स्पेस बहुत ज़्यादा रहे। अब जो ना रीजलेशन क्या हुआ है, अ फेनोमेना ऑफ आइस मेल्टिंग अंडर प्रेशर एंड रिफ्रीजिंग व्हेन प्रेशर इज रिड्यूस। मतलब एक फेनोमेना जब प्रेशर लगाया जाता है, जब तो वो आइस मेल्ट हो जाए, जब प्रेशर हटाया जाए वो द्वार से जम जाए। जैसे आप जानो एक डायग्राम लिखता हूँ मैं, उसमें देखो कि जो बर्फ़ है, बर्फ़ के ऊपर एक प्रेशर रखा, मतलब दो लोड टांग दिए और बीच में से वो चीरता हो जा रहा है। जैसे वो चीरता हो जाता रहेगा, ऊपर से वो प्रेशर है वो हटता जाएगा, और जिसकी वजह से वो द्वार से अपनी रीगेन कर लेगा, मतलब जो है वो कटेगा, फिर द्वार से वह नॉर्मल हो जाएगा, वो कट कट के नीचे जाके वो वहाँ रुक जाएगा, और लास्ट में क्या होगा कि कुछ इफेक्ट ही ना होने का, क्योंकि आप अपने आप को रिफ्रीज कर लेगा। और ये होगा रिफ्लेनेशन, मतलब रीगुलेशन। अब जो है ना लेटेंट हीट क्या है, लेटेंट हीट क्या है, ये एक टाइप का अमाउंट ऑफ हीट पर यूनिट मास ट्रांसफर ड्यूरिंग चेंज ऑफ स्टेट ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ दैट सब्सटेंस। मतलब जितनी हीट चाहिए किसी मास को अपनी स्टेट चेंज करने के लिए, जैसे स्पेसिफिक मॉलिक्यूलर, मतलब मोलिकुलर हीट कैपेसिटी में हमने क्या देखा था कि एक डिग्री जितने अमाउंट ऑफ हीट चाहिए 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने को, इसमें स्टेट चेंज करने के लिए जितनी हीट चाहिए उसे कहते हैं लेटेंट हीट। और इसका फॉर्मूला है Q इक्वल्स टू एम एल। जो है एल है वो है लेटेंट हीट, और Q है हीट रिक्वायर्ड कि कितनी उसे हीट मिली, उसे ज़रूरत है। और वैसे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में भी यही था ये Q, और एम से मास है, एल से होता है लेटेंट हीट है। इसकी एसआई यूनिट है लेटेंट हीट की, वो है जूल पर केजी। इसमें हमें कई सारे टर्म्स पता लगते हैं, जैसे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न, लेटेंट हीट ऑफ एवापोरेशन। जो लेटेंट हीट मतलब सॉलिड लिक्विड स्टेट में डील्स करती है उसे कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न, और जो लिक्विड और गैस के टर्म में यूज़ करती है उसे कहते हैं हीट ऑफ एवापोरेशन, जो एल एस से डिनोट होता है, मतलब एवेपोरेशन, और फ्यूज़न एल एफ से डिनोट होता है। अब जो मूव आउट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक वो है हीट ट्रांसफ़र। इसमें आप इस डायग्राम में भी देख सकते हो, कुछ आपके काम का हो तो मैंने तो ही लगा दिया। अब जो मूव करते हैं मतलब 11.9 बुक के हिसाब से जो टॉपिक है हीट ट्रांसफ़र। हीट ट्रांसफ़र क्या है? इसमें आपको पता रहेगा कि ये लास्ट टॉपिक है, मतलब लास्ट से पहले वाला, क्योंकि न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग भी है। अब जो ये हीट ट्रांसफ़र उसमें है हीट ट्रांसफ़र फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। मतलब हीट आपस में जब मतलब ट्रांसफ़र होती है वो टेम्परेचर डिफरेंस से होती है, मतलब एक का बॉडी का टेम्परेचर अलग है, दूसरे का अलग है, उसमें हीट ट्रांसफ़र होगी एक दूसरे में। और इसके तीन मोड्स हैं, मतलब तीन ट्रांस जैसा होता है मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट्स, इसमें भी तीन वो हैं, एक है कंडक्शन, कन्वेक्शन है, रेडिएशन। आप इस डायग्राम में देख सकते हो कि रेडियंस तो एमिट हो रही है, मतलब किसी बिना मीडियम के, कन्वेक्शन भी है, कंडक्शन भी है। अभी ना मैं एक्सप्लेन करता हूँ वन बाय वन। पहले कंडक्शन क्या है, कंडक्शन क्या है, कंडक्शन एक ट्रांसफर ऑफ इनिशियल एनर्जी है बाय माइक्रोस्कोपिक कोलिजन ऑफ पार्टिकल्स एंड मोमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन विद इन अ बॉडी। मतलब जैसे किसी इलेक्ट्रॉन, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी वजह से जो हीट फ्लो होती है दूसरी बॉडी पे जाती है, एक बॉडी से जिसे आपने ग्रैब कर रखा है, पकड़ रखा है, उससे जो आपको हीट मिलेगी उसे कहते हैं कंडक्शन। उसका फॉर्मूला होता है H इक्वल्स टू के ए इंटू टी बाई टी डैश बाई एल, और जो के है वो थर्मल कंडक्टिविटी है। इट इज़ अ मेजर ऑफ बॉडी एबिलिटी टू कंडक्ट हीट। जितनी ज़्यादा थर्मल कंडक्टिविटी रहेगी उतनी ज़्यादा ही वो अच्छे से हीट कंडक्ट करेगा। और ऐसा यूनिट ऑफ क्या है इसकी, के की, वो है जूल पर एस पर एम पर केल्विन। और जो ये एस है ये है हीट, आप समझोगे नहीं, से एक और कर सकते हो डब्ल्यू बाई एम बाई के, डब्ल्यू वर्क डन। ये एस डिस्प्लेसमेंट था, हमने पढ़ा है ना। और जो कन्वेक्शन होता है, कन्वेक्शन क्या है, कन्वेक्शन एक ट्रांसफर ऑफ हीट है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ड्यू टू मोमेंट्स ऑफ फ्लूइड। मतलब जैसे आपने देखा होगा ओशियंस के पास, ओशियंस के पास क्या रहता है, जिस साइड मतलब लोग रहते हैं उस साइड लो प्रेस मतलब हाई प्रेशर एरिया कन्वर्ट हो जाता है, मतलब क्रिएट हो जाता है। और जो ओशन की साइड रहते हैं उस साइड लो प्रेशर होता है, जिसकी वजह से जो लो प्रेशर है वो हाई प्रेशर लैंड ब्रिज होती है, मतलब ट्रेड विंड्स आती हैं, ये ऐसे ही चलता रहता है प्रोसेस, जिसकी वजह से ये ठंडे रहते हैं, ये थोड़ी गर्म हीट हो जाते हैं। आप देख लो एक चाय के कप में मतलब चाय रखी है वो भी ठंडी हो जाती है, ये इसकी वजह से होती है, जो फ्लूइड्स होते हैं ना उसकी मूवमेंट्स की वजह से। वैसे समझने की बात है। अब वो है रेडिएशन। रेडिएशन क्या है, मतलब ये भी एक मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र है जो मतलब बिना उसके मीडियम के होती हैं, ये बस वैक्यूम में हो जाती है। वैक्यूम को आप मीडियम मान सकते हो, मान सकते हो, क्योंकि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में एयर एक मीडियम रहता है, वाटर एक मीडियम रहता है, अलग अलग टाइप के मीडियम है, ज़्यादातर दो तीन ही होते हैं। वो कहाँ जा रहा हूँ मैं टॉपिक में, छोड़ दो।
अब जानो रेडिएंट एनर्जी क्या है। एनर्जी रेडिएटेड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, मतलब जो ये रेडिएशन है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूप में ही हो जाती है, मतलब उसके टाइप्स में एमिट होती है किसी बॉडी से, या तो एब्जॉर्ब होती है या एमिट। अब जानो न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग, यही था वो न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग, जो ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। वो है रेट ऑफ कूलर ऑफ अ बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू द एक्सिस टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी ओवर द सराउंडिंग, मतलब एक ऑब्जेक्ट कितनी जल्दी कूल हो रहा है वो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा उसके प्रेशर डिफरेंस के। इसका फॉर्मूला हो जाएगा डी क्यू माइनस डी टी, मतलब इसका डिफ्रेंसिएशन कर दिया है, और जो हो जाएगा माइनस के ब्रैकेट T2 माइनस T1। T1 तो है टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग मीडियम, मतलब जो बाहर का टेम्परेचर, और T2 हो जाएगा बॉडी का टेम्परेचर, मतलब जो बॉडी है उसका टेम्परेचर ज़्यादा है। चलो अगर किसी टाइप का डाउट हो तो मेरा कमेंट कर सकते हो। तो थैंक यू।